फिर जेनी के साथ, जो कि अपने हाई स्कूल में टॉप करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है कि उसने अपने राइवल को हरा दी। फिर वो जाकर उसे देखने लगती है, जो कि उसका क्रश भी है। कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम सीएन है। जेनी उसे बहुत खुशी खुशी देख रही होती है और तभी इतने में उसकी फ्रेंड उसे सपने से जगाती है और कहती है कि तुम पूरा दिन मेरे बार में सोती हो, तो अब रात हो चुकी है, तो जल्दी से अब जाग जाओ। मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है और ये अब तुम्हारा कोई ऑफिस नहीं है बल्कि मेरा बार है। तभी इतने में जेनी का रोबोट उसे याद दिलाने लगता है कि अब उसका मुंह धोने का टाइम हो गया है, तो वो यहीं पर ही मुंह धो रही होती है। लिसा कहने लगती है कि तुमने क्या आईने में अपना मुंह देखी हो, देखो तुमने अपना क्या हाल बना ली हो। जेनी कहती है कि इसमें क्या गलत है, मैं बस रेंट बचाने के लिए तो यहाँ पे रहती हूँ। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अपने आप को देखो ज़रा, पूरा दिन तुम अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लगी रहती हो और तुमने अपनी यूथ को वेस्ट कर दी हो और तुम अब जल्दी एक ओल्ड वुमेन बन जाओगी। तो जेनी कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम अब मेरी मॉम की तरह बन चुकी हो और तुमने भी तो अपनी यूथ को वेस्ट करी हो। इतने सारे हैंडसम लड़के तुम्हारे बार में घूमते रहते हैं, पर तुमने भी तो अभी तक शादी नहीं करी। फिर जेनी की फ्रेंड यहाँ पर उससे अपनी ब्यूटी दिखाने लगती है और फिर उसका चश्मा उतारने लगती है कि तुम्हें कोई हैंडसम लड़का ऐसे पसंद नहीं करेगा। तो जेनी कहती है कि मैं अगर अपना चश्मा उतारूंगी ना तो मेरी आंखों की बीमारी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी और फिर मैं अपना काम कैसे करूंगी। फिर इतने में लीसा और जेनी को एक हैंडसम लड़का नजर आता है और लीसा जेनी से कहती है कि देखो इतना अच्छा हैंडसम माल इतनी जल्दी मिलता नहीं है, और फिर वो उसका चश्मा उतार देती है और उसे ड्रिंक भी पिला देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे मेल लीड सीएन को, जो कि यहीं बार में बैठा होता है और हमें पता चलता है कि वो अभी अब्रॉड से वापस आया है और कंपनी का सीईओ बन चुका है। इतने में एक लड़की यहाँ पर आकर सीएन से उसका नंबर मांगने लगती है, तो वो मना कर देता है। तो फिर सीएन का फ्रेंड कहता है कि तू तो कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है, अब तक ये 20वीं लड़की थी जो तेरा नंबर मांग रही थी। और फिर सीएन का फ्रेंड उसे जेनी के बारे में बताने लगता है कि तुझे वो अपनी हाई स्कूल की राइवल याद है, तुझे पता है वो अपने प्यार और करियर दोनों में ही फेल होने के बाद हर दिन यहाँ पे ड्रंक पड़ी रहती है और अब वो पूरी तरीके से ही हार चुकी है। तो फिर सीएन कहता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं सकती है, बस अगर उसे मेरी कंपनी के बारे में पता चल गया ना कि मैंने कंपनी स्टार्ट किया हूँ, तो देखना वो भी मेरे तक पहुँच जाएगी। सीएन का फ्रेंड हान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो इतनी केपेबल है। तो सीएन कहता है कि हाँ वो है। और फिर इसके बाद सीएन अपना यहाँ से जाने लगता है। तभी इतने में जेनी यहाँ ड्रंक हालत में लड़खड़ाते हुए आ रही होती है, तो ये उसे गिरने से बचाता है। जेनी से देखते के साथ ही कहने लगती है कि हैंडसम लड़के, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे, और वो उसके क्लोज जाने लगती है। तभी इतने में हान यहाँ पर आकर जेनी को रोकने की कोशिश करता है, तो सीएन इसे रोक देता है कि तुम इसे हाथ मत लगाओ। तो हान कहता है कि मैं तो तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तुझे लड़कियों से दूर रहना पसंद है ना। तो सीएन कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जेनी है। तो फिर हान पूछने लगता है कि क्या तू इससे मारने वाला है। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस इसकी फ़ोटोज़ लूँगा और फिर जब मेरी कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो मैं इसे दिखाऊंगा। और फिर ऐसा बोलकर सीएन जेनी को उठाकर लेकर जा रहा होता है और इसका फ्रेंड हान सोचने लगता है कि इसकी कितनी चाइल्डिश बिजनेस टैक्टिक्स है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं जेनी की फ्रेंड लीसा को, जो कि उसे ऐसे जाते हुए देखकर खुश हो रही होती है कि फाइनली अब उसकी लाइफ में कोई लड़का तो आया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सीएन जेनी को उसके घर तक ले आता है और वो खुद पासवर्ड डालकर उसके साथ घर में भी आ जाती है। तो ये कहने लगता है, तो सीएन कहता है कि ये पासवर्ड तो तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड लू का बर्थ डेट है ना, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो जो अभी भी उसी का पासवर्ड रखी हुई हो। तो फिर ये बताने लगती है कि वो डेट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जेनिया सीएन की टाई पकड़कर उसे खींचती है। तो ये से कहता है कि मुझे ध्यान से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो ये कहती है कि तुम बिल्कुल उस सीएन की तरह दिख रहे हो, और रुको, आज मैं तुमसे अपना बदला लूँगी और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और फिर वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे किस करने लगती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सीएन जाग रहा होता है और जेनिया सो रही होती है। तभी इतने में जैसी उसकी नींद खुलती है तो वो इसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि यानी ये मेरा सपना नहीं था, तुम रियल में यहाँ पर हो। सीएन जेनी को बताने लगता है कि कल रात तुम ही ने मुझे फोर्स करके यहाँ पर रखी हुई थी, तो मैं भी प्रिंसिपल वाला इंसान हूँ, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था तुम्हारे उठने का ताकि तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फिर जेनी कहने लग जाती है कि कल रात तो मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, तो अगर मैंने कुछ भी बोली होंगी तो वो बात मायने नहीं रखी जाएगी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सीएन रोबोट से कहता है कि तुम कल रात की सीसीटीवी वीडियो प्ले करो। तो फिर रोबोट वो वीडियो प्ले करने लग जाता है, जिसमें जेनी देखने लगती है कि कैसे वो खुद ही सीएन के ऊपर अपने आप को फोर्स कर रही थी। फिर ये वीडियो वो बंद करने के लिए बोलती है और फिर इसे चिल्लाने लगती है कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, उल्टा तुम बहुत ही होश में हो और मैं तो ड्रंक थी, तो तुम्हें मुझे दूर करना चाहिए था। मैं एक वीक लड़की, आखिर तुम्हें कैसे दूर करती। तो फिर सीएन कहने लगता है कि उस वीडियो को अच्छे से देखो और ये सारे निशान वगैरह देखो, इन सब से तुम्हें क्या लगता है कि तुम वीक हो।
तो शाव जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके अपनी आंखें छुपाने लगती है और उसे कहती है कि हमने सिर्फ ड्रंक हालत में नाइट स्पेंड करे तो ये चीज़ इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें इसके बदले में पे कर दूंगी और तुम बताओ मैं तुम्हें किस तरीके से पे करूँ। तो सीएन कहने लगता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो जेनी पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुमसे शादी करूँ। तो ये कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ और ये देखो मैंने एग्रीमेंट भी तैयार कर लिया हूँ। तो जेनी पूछती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो सीएन कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे टाइप का दिखता हूँ जो ऐसा मजाक करूँगा। तो बताओ तुम क्या डिसीजन लेना चाहती हो, अगर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो बताओ अब तुम क्या डिसीजन लेना चाहती हो। अगर तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगी तो फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेनी कहती है कि मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की थी, इसके लिए तुम मुझे मौत की सज़ा दे रहे हो। तो सीएन कहता है कि मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए मौत की सज़ा है। तो ये कहती है कि हाँ और देखो मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाली हूँ, तो तुम चाहो तो अभी पुलिस को कॉल कर लो। तो ये कहता है कि ठीक है मैं करता हूँ और फिर ये तो इसकी मॉम को कॉल करने लग जाता है और कहने लगता है कि आंटी आपकी बेटी ने मेरा फ़ायदा उठाई है और फ़ायदा उठाने के बाद अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, बताओ मैं इसका क्या करूँ। तो जेनी जल्दी से इसे फ़ोन लेने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर ये उसे चिल्लाते हुए समझाती है कि देखो मैं किसी भी लड़कों को डेट कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे बीच में सिर्फ लड़ाई थी। और देखो अगर मैं तुम्हें हाँ भी बोल देती हूँ तो फिर तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम का क्या, उन दोनों के बीच में तो और लड़ाई हो जाएगी और फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तब ये से कहता है कि देखो मैं बस मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हारी मॉम को फ़ोन नहीं लगाया। और फिर ऐसा बोलकर वो जेनी के क्लोज जा रहा होता है उसे किस करने के लिए। इतने में जेनी उसे कहती है कि तुम पागल हो। तो फिर सीएन से बताने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एग्ज़ाम में तुमने खुद टॉप करी थी, नहीं मैंने तुम्हें करने दिया था। जेनी इस पर गुस्सा होती है और कहती है कि अब भी यहाँ से निकलो। तो फिर सीएन यहाँ से चला जाता है और फिर उसके जाने के बाद जेनी तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि मैंने सीएन जैसे कोल्ड और नो डिज़ायर वाले बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर ली, मैं कितनी अमेजिंग हूँ। फिर इसके बाद सीएन जैसे यहाँ जेनी के घर के बाहर आता है तो उसका फ्रेंड उसे पिक करने आया होता है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। और फिर उसके बाद जब सीन घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे इतना खुश देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। और फिर वो उसके गले पे निशान वगैरह भी देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि फाइनली मेरे बेटे को भी डेट करना आ गया। फिर वो उसे पूछने लग जाती है कि चलो आप मुझे जल्दी से बताओ कि वो लड़की कौन है। सीएन सोचता है कि अगर मैंने अपनी मॉम को बताया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनी है तो फिर ये अब भी यहाँ पर बेहोश हो जाएंगी। फिर ये कहता है कि मॉम वो बस मेरी क्लासमेट है। तो सीएन की मॉम पूछती है कि बताओ तुम उसे घर कब ला रहे हो मुझसे मिलवाने के लिए। तो ये कहता है कि मॉम वो थोड़ी शाय है ना, तो मैं कुछ टाइम बाद उसे कभी लेकर आऊँगा। और फिर उसकी मॉम खुश होने लग जाती है कि फाइनली तुमने अपना खुद का यूज़ तो किया, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और अब वो वर्जिन नहीं रहा। तो सीएन भी अपनी मॉम की बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और फिर वो कहता है कि मॉम मुझे अब ऑफिस जाना है, मुझे काम है। और ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो इसकी मॉम कहती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ और चाहो तो रात भर नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। और फिर सीएन की मॉम खुश होकर अपनी मेट से कहने लगती है कि इतनी बड़ी खुशी की बात है, अब सीएन की लाइफ में कोई आ गई है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट करूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेनी को जो कि अपने कंपनी में किसी के आने का इंतज़ार कर रही होती है। इतने में यहाँ पर जेनी का एक्स बॉयफ्रेंड लू आया होता है और उसे देखकर रोबोट भी कहने लगता है कि चीटर आ गया। फिर जेनी यहाँ लू को चिल्लाने लगती है कि 5 साल बाद अब फिर तुम अपना मुंह दिखाने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने कैसे मेरी वेडिंग सेरेमनी को ख़राब कर दी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड लू ने जेनी को जब चीट किया था और वो किसी और लड़की से शादी करने गया था तो ये उसकी वेडिंग सेरेमनी ख़राब करने के लिए पहुंच गई थी और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करी थी और फिर उसे चिल्लाई भी थी कि वो उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला था, वो भी उसने नहीं किया। फिर इतने में जेनी को सीएन की कॉल आती है जो कि उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि अपने किसी पार्टनर के साथ प्यार में मत पड़ जाना और उसके साथ बिजनेस मत स्टार्ट करना, अब इसमें तुम्हारी गलती है। तो जेनी उसे कहती है कि अब तुम भी मेरा मजाक मत उड़ाओ और तुम वहाँ अब्रॉड में ही रहो। फिर यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेनी लू को यहाँ से भगाने लगती है तो वो इसे ऑफर देने लगता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम वापस मेरे पास आ जाओ और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ तुम्हारी कंपनी को रन करने में, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे मिलियंस है। तो जेनी कहने लगती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड तुमसे कई ज़्यादा अमीर है। तो ये सुनते के साथ ही लू का फ्रेंड कहने लग जाता है कि कहीं तुम्हारा हस्बैंड वो मिस्टर सीएन तो नहीं है जो कि अब जेसीडी कंपनी का सीईओ है। जेनी कहती है कि हाँ वही है और तुम्हें पता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
लू को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है और उसका एम्प्लॉय भी कहने लगता है कि ज़रूर जेनी ये सब उसे जेलस करवाने के लिए बोल रही है। तो फिर लू जेनी को बातें सुनाने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं ही हूँ, तभी तो तुम 5 साल से सिंगल थी। फिर जेनी को ये सुनकर गुस्सा आती है और वो लू और उसके एम्प्लॉय को मार के सबक सिखाती है। और तभी इसके कंपनी में यहाँ सीएन आया होता है और इसे देखकर ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सीएन जेनी को स्टूपिड कहने लग जाता है और कहता है कि तुम इतने सालों से इसी ऑफिस में पड़ी हुई थी और अब यहाँ पर ऐसे 2 बंदों से फाइट कर रहे हो जो कि तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। जेनी कहती है कि तुम क्या देख रहे हो, हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैंने इन लोगों को मार के नीचे गिरा दी। तो सीएन कह रहा है कि तुमने इसे इसलिए मार ली क्योंकि तुम अभी बहुत लकी थी और कुछ भी नहीं। और फिर सीएन का असिस्टेंट लू से कहने लग जाता है कि उसने जो भी चीज़ों की तोड़फोड़ किया है अब उसकी उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लू कहता है कि आखिर मैं क्यों पे करूँगा, ये तो मेरी ही बिल्डिंग है ना, और मैंने यहाँ जेनी को रेंट पर रहने दिया था और मैं इसे निकाल रहा हूँ, तो ये मेरी मर्जी है। तभी इतने में सीएन से अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बताता है कि ये बिल्डिंग उसने ऑलरेडी खरीद चुका है, तो अब यहाँ पर इसका कोई हक नहीं बनता है। तो अगर वो चुपचाप से तोड़फोड़ करने वाली चीज़ों का पेमेंट करके चला जाएगा तब तक ठीक है, नहीं तो फिर उसका और नुकसान होगा। तो फिर जहाँ पर लू का असिस्टेंट भी उसे समझाता है कि उसे चुपचाप पैसे दे देने चाहिए और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीएन जेनी से कहने लगता है कि इस कंपनी में तो मेरा दम घुट रहा है, क्या तुम कोई और अच्छी जगह नहीं चुन सकती थी। तो ये पूछती है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सीएन कहता है कि क्या वो लू यहाँ पर वापस से तुम्हें मनाने के लिए आया था, तुम्हें डेट करने के लिए। तो जेनी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम मेरा मजाक बनाने आए हो क्या, तो निकलो यहाँ से। तो फिर ये कह देता है कि एक तो तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड करी हो और मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय तुम यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही थी, तो तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो जेनी कहती है कि मैंने बोली थी ना कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। और फिर ये सब सुनाकर जेनी यहाँ से जा रही होती है। तो फिर सीएन कहता है कि क्या तुम अपने कंपनी के नए ओनर से मिलना नहीं चाहोगी। तो जेनी वापस आती है और कहती है कि क्या तुम इस कंपनी को खरीद रहे हो। तो सीएन कहता है कि हाँ, तो बताओ कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करना चाहोगी। तो जेनी मना करने लगती है कि मैं तुम्हें तो नहीं बेचूंगी। फिर इतने में यहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़ कहने लग जाते हैं कि बॉस हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जेनी तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लेकर सीएन के सामने पहुँच जाती है और मनाने लगती है कि वो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर सीएन की मॉम को देखते हैं जो कि मॉल जाकर सभी को गिफ्ट बांट रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि आज उनके बेटे का बहुत ही बड़ा दिन है। तभी इतने में यहाँ पर सीएन की मॉम को जेनी की मॉम मिल जाती है जो कि इनकी अच्छी फ्रेंड है। वो इनसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्या किया है जो तुम इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो और मॉल में गिफ्ट बांट रही हो। इतने में स्टाफ आकर इन दोनों को ही इन लोग के खरीदे हुए कपड़े देने लग जाती है और जैसे ये दोनों फ्रेंड्स देखती है कि दोनों ने सेम कपड़े लिए तो ये दोनों रिटर्न करने की बात करती हैं और फिर दोनों ही दूसरी चीज़ें देखने लग जाती है। और सीएन की मॉम एक ड्रेस चूज़ करके इन्हें सुना रही होती है कि ये कपड़ा मेरे सीएन की गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर जेनी की मॉम कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हारा बेटा किसी को डेट कर रहा है। तो ये कहती है कि हाँ, अब मेरा बेटा तो करियर में भी अच्छा चल रहा है और लव में भी, पर तुम्हारी बेटी जेनी का तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। पर हाँ, जब वो छोटी थी तो सब चीज़ में अच्छी थी और मुझे तो लगा था कि वो मेरे बेटे से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वो तो उसके बराबर में भी नहीं है। तो जेनी की मॉम कहती है कि मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी अच्छे से ग्रो हो रही है और खुश है। तो सीएन की मॉम कहती है कि हाँ, तुमने अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखी हो ना, जो उसे किसी लड़के ने चीट भी कर दिया। देखो, तुम अपनी बेटी को अपनी तरह मत बनने दो, तुम्हें तो प्यार में भी धोखा मिला और पैसे में भी। तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम तो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और बिना शादी के इतने सालों तक पड़ी हुई हो। तो सीएन की मॉम जेनी की मॉम से कहने लगती है कि तुम तो अपने बेटे का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपने डैड की तरह बन जाए कि फर्स्ट वाइफ के बाद सेकंड वाइफ भी लाए, थर्ड वाइफ भी लाए। और फिर ऐसे ही दोनों मॉम्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगता है और जेनी की मॉम यहाँ से गुस्से में जाने लगती है और वो सोचती है कि उनकी फ्रेंड के साथ उनकी इतने टाइम से लड़ाई थी और वो उनसे ऐसे हारना नहीं चाहती है। और फिर जेनी की मॉम तुरंत ही उसे कॉल लगा कर कहती है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी घर आओ, तुम्हारी मॉम यहाँ मर रही है। और फिर जेनी की मॉम घर आकर मरने की एक्टिंग कर रही होती है और जेनी उनसे कहती है कि मॉम प्लीज़ होश में आ जाओ, आप ऐसे मर नहीं सकती, नहीं तो आप अपनी फ्रेंड से हार जाएंगी। फिर तभी इतने में जेनी की मॉम उठ जाती है और वो यहाँ पर ताली बजाकर बहुत सारे लड़कों को बुलाती है। तो जेनी कहती है कि मॉम, इतने साल सिंगल रहने के बाद लगता है आप भी होश में आ गई हो और आपने अपनी लाइफ का कुछ करने का सोच लियो। तो जेनी की मॉम कहती है कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, तो चलो जल्दी से इनमें से अपनी पसंद चूज़ करो। तो जेनी कहती है कि मॉम, मेरे लिए आखिर क्यों। तो इसकी मॉम से बताने लगती है कि सीएन का करियर बहुत ही अच्छा चल रहा है और तुम उसे करियर में तो नहीं बेट कर पाई हो, तो कम से कम शादी में ही कर दो। तो उसकी मॉम ने मुझे बताई थी
कि वो किसी को सच में डेट कर रहा है, क्योंकि जब वो घर आया तो उसके गले पे निशान वगैरह था और वो रात में भी घर नहीं आया था। तो जेनी कहती है कि मॉम आपने ये सब पे कैसे बिलीव कर ली, उन्होंने आपको झूठ बोली होगी और आपको फूल बना रही होगी। तो कहती है कि नहीं, उसने मुझे खुद बोली है और ये सच है। तो जेनी कहती है कि तो जेनी मन में सोचती है कि लगता है कुछ करना पड़ेगा। फिर ये कहती है कि आखिर ऐसे कैसे वो मुझसे एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, मैं कुछ करती हूँ। और फिर वो इन सारे लड़कों में से चूज़ करने जाती है और सभी को बुराई कर करके एक एक को रिजेक्ट करती जाती है और कहती है कि मॉम इनमें से मैं किसी को भी नहीं चूज कर सकती, इनमें से मैं किसी को भी चूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये सीएन के कंपटीशन में कुछ भी नहीं है। तो मम्मी अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लिए एक अच्छा लड़का चूज़ करने में। तो चलो मॉम अब खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तभी इसकी मॉम इसके नेक पर निशान देख लेती है और कहती है कि ये क्या है, कहीं तुम भी किसी को डेट तो नहीं कर रही हो। तो जेनी कहने लगती है कि मॉम ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये तो मैंने बस खुद से गलती से निशान कर ली थी। तो इसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वापस से अपने एक्स बॉयफ्रेंड लू को डेट कर रही हो, देखो वो तुम्हें चीट कर रहा है। तो फिर ये कहने लगती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है। फिर ये झूठ कह देती है कि असल में मैंने न्यू बॉयफ्रेंड बना ली हूँ। तो ये सुनकर तो इसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुम किसे डेट कर रही हो और वो क्या करता है, कैसा दिखता है। तो फिर ये बताने लगती है कि मॉम वो सेम मेरी एज का है और वो दिखता भी बिल्कुल सीएन की तरह ही है और उसकी फैमिली कंडीशन भी बिल्कुल सीएन की तरह है। तो उसकी मम कहती है कि सुनने में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो पूरा सीएन की तरह ही है। फिर उसकी मम कहती है कि चलो अच्छा बात है, तुमने इतना अच्छा काम करी हो, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तो चलो मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस चेंज करने के लिए, मुझे अपनी नाइट एक्सरसाइज के लिए जाना है। तो जेनी कहती है कि मॉम क्या आप खाना नहीं खाने वाली हो। तो इसकी मम कहती है कि कभी कभी खाना नहीं भी खाना चाहिए फिट रहने के लिए। और फिर इसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ एक्सरसाइज करने पहुँचती है और सीएन की मम से पूछने लगती है कि मैं अपनी जेनी के बॉयफ्रेंड के लिए क्या गिफ्ट लूँ, क्या सही रहेगा। तो फिर सीएन की मम्मी सुनते के साथ ही कहती है कि क्या जेनी ने कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ ली, फिर तो वो पक्का कोई अच्छा नहीं होगा, फिर से उसने कोई बेकार लड़का ढूंढ ली होगी। तो फिर जेनी की मम गुस्सा आने लगती है कि तुम्हारे बेटे सीएन के आगे तो तुम्हें कोई और अच्छा लड़का लगता ही नहीं है। तो सीएन की मम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उस लड़के से मिलवाओ, हम भी तो देखिए कि वो जेनी के लायक है भी कि नहीं। तो जेनी की मम भी कहती है कि ठीक है चलो बाहर डिनर करते हैं और मैं अपने सन इन लॉ को वहाँ बुलाऊंगी। और फिर इसके बाद जेनी की मॉम उसे कॉल करके कह देती है कि 1 घंटे में अपने बॉयफ्रेंड को होटल आने के लिए बोलो, क्योंकि मैं उसे अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ मिलाना चाहती हूँ। तो उसे कहना कि अच्छे से तैयार हो क्या है ताकि मेरी अच्छे से इज्जत बने। फिर जेनी अपनी मॉम को मना ही नहीं कर पाती और उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। फिर इसके बाद जेनी सीधा अपनी फ्रेंड लीसा को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तू मेरे लिए कोई एक लड़का अरेंज कर देगी मेरी मॉम के सामने मेरे बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करवाने के लिए। उन्होंने अचानक से उसे 1 घंटे में होटल आने के लिए बोली है, तो तू मेरे लिए कोई मेल मॉडल अरेंज कर दे जो मेरा ये काम करे। तो लीसा बताती है कि तू टाइम देख, मेरे सारे मेल मॉडल सब घर जा चुके हैं तो कोई नहीं मिलेगा। जेनी कहती है कि ठीक है मैं खुद ही कोई रास्ता निकालती हूँ और वो इसका कॉल रखती है। फिर हम देखते हैं कि जेनी सीधा यहाँ सीएन के घर के बाहर पहुँच जाती है। तभी वो तो अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है और जैसे ही वो विंडो के बाहर उसे देखता है तो दरवाज़ा खुलता है। जेनी जल्दी से अंदर आती है और उसे बताने लगती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हमारा अफेयर सबको पता लग गया है। तो ये मन में सोचता है कि मॉम भी ना उनकी मन के अंदर कोई भी सीक्रेट रहता नहीं है। फिर ये पूछता है कि बताओ तो फिर मैं क्या करूँ। तो ये कहती है कि इसमें 90% तुम्हारी गलती थी, तो अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस झूठ को कवर अप करने के लिए। तो ये कहने लगता है कि आखिर 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कैसे बनती है, तुमने खुद ही अच्छे से फिजिकल एजुकेशन की क्लास नहीं ली हो। तो कहती है कि वो सब छोड़ो, तुमने अपनी मॉम को ये क्यों बताया कि तुम किसी को डेट कर रहे हो, फिर तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को बता दी और इस वजह से मेरी मॉम भी बड़ी एक्साइटेड हो गई, तो इसलिए गलती तुम्हारी है, तो अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो सीएन कहता है कि मुझे याद है ड्रंक तुम थी और तुम ही ने ये सब करी थी, नहीं तो ये सब नहीं होता। तो जेनी से चिल्लाती है कि इसमें मेरी गलती है या फिर उस ड्रिंक की प्रॉब्लम है, देखो अब ये सब छोड़ो और तुम बस मेरी हेल्प कर दो, बोलो करोगे कि नहीं। तो सीन कहता है कि तुम्हारा मेरे से हेल्प मांगने का एटीट्यूड क्या ऐसा है। तो ये कहती है कि बताओ फिर मैं क्या करूँ, तुमने तो वैसे भी मेरी कंपनी खरीद चुके हो, तो चाहो तो मेरी सैलरी काट दो। और फिर तभी इतने में सीएन जेनी के गाल पर किस कर लेता है। तो फिर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया। तो ये कहता है कि मैं पहले इंटरेस्ट ले रहा था। तो जेनी कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया, तुम तो पहले ऐसे डिज़ायर वाले बिल्कुल नहीं थे, कहीं तुम्हारे अंदर कोई गंदी आत्मा तो नहीं आ गई है, जल्दी से वो गंदी आत्मा को बाहर निकालो। तो ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरे से हेल्प चाहिए ना तो अच्छे से बिहेव करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेनी की मॉम की सभी फ्रेंड्स यहाँ पर उनकी तारीफ़ कर रही होती है कि वो बहुत ही यंग लगती है। तभी इतने में सीएन की मॉम कहने लगती है, इतने में सीएन की मॉम पूछती है कि तुम्हारा सन इन लॉ अभी तक आया क्यों नहीं। तो फिर ये कहती है कि अरे आ जाएगा, और वो जल्दी से जेनी को मैसेज करती है। फिर इतने में जेनी और सीएन भी यहाँ पहुँच जाते हैं और वो उसे कहता है कि चलो हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ेंगे तो ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा।
जेनी मान नहीं रही होती है। तो ये कहता है कि लगता है तुम हाथ पकड़ने से डर रही हो। तो फिर ये पकड़ लेती है और तभी इतने में एक बंदा इन दोनों के बीच में से गुजरते हुए यहाँ डिनर पार्टी में आ जाता है और सभी आंटियाँ इनसे देख लेती हैं। और तभी से इनकी मम कहने लगती है कि अच्छा तो ये तुम्हारा सन इन लॉ है, ये मोटा सा, और हमें इतनी तारीफ कर रही थी। फिर यहाँ पर सीएन का कफ का बटन टूट जाता है तो वो जेनी से कहता है कि मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, और वो जल्दी में यहाँ से चला जाता है। और फिर वो एक रूम में आके प्रैक्टिस करने लगता है कि वो आखिर जेनी की मॉम से कैसे हैंडशेक करके मिलेगा। तभी इतने में इसका फ्रेंड यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर सीएन उससे उसका कोट लेकर खुद पहन लेता है ताकि वो अपना इंप्रेशन जमा सके। हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर आया होता है जेनी की फ़ोटो लेकर, उसे ढूंढ रहा होता है। जैसे ही जेनी यहाँ पहुँचती है तो वो उसे प्रपोज करने लगता है और सभी के सामने दिखा रहा होता है कि वही उसका बॉयफ्रेंड है। तभी जेनी इन लोग को समझाने लगती है कि मॉम मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और वो तो अभी आने वाला है। तो ये कहने लगता है कि मिस आप क्या कर रही है, मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। असल में इसे जेनी की फ्रेंड ने यहाँ पर भेजी होती है पर उसने इसे हैंडसम समझ के भेजी थी क्योंकि इसने अच्छी प्रोफाइल लगाया था। अब यहाँ पर जेनी से कहता है कि अगर आप मुझसे काम नहीं करवाओगी तो भी मुझे पैसे चाहिए ही, मैं पैसे लेके रहूँगा। फिर इतने में यहाँ पर सीएन पहुँच जाता है तो जेनी कहती है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। तो फिर ये सभी आंटीज बातें करने लगती है कि ये तो सीएन है ना, लगता है इन दोनों राइवल के बच्चे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सीएन की मॉम तो यहाँ बेहोश हो जाती है ये सोचकर कि जेनी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं सीएन है। फिर जेनी सोचती है कि अगर इन दोनों मॉम्स को सच में ये पता लगा कि मैं सीएन को डेट कर रही हूँ तो फिर पता नहीं इन दोनों का क्या हाल होगा और कहीं ये लोग ग्रेव में ना पहुँच जाए। और फिर जेनी सोचती है कि लगता है मुझे कुछ और बहाना करना पड़ेगा। फिर वो तुरंत ही कह देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आया ही नहीं। तो ये सुनकर सीएन की मॉम खुश होकर उठ जाती है और कहती है कि अच्छा आया ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है, मैं तो बस इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा सीएन नहीं है। तभी जेनी की मॉम उसे पूछती है कि फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। जेनी कहती है कि मॉम वो अचानक से बिजनेस ट्रिप पर चला गया। फिर सीएन जेनी को इशारा करते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम का नालायक बेटा बनने के लिए तैयार हो गया था लेकिन अब तुम पलट रही हो। तो जेनी से इशारा करते हुए कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की मॉम जिंदा रहे ना तो फिर अब अपना IQ 200 यूज़ करते हुए इस झूठ को कवर अप करो। फिर सीएन की मॉम उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मॉम मैं यहाँ पर काम के लिए आया था पर गलती से मैं यहाँ गलत रूम में आ गया। तो फिर ये सुनकर सीएन की मॉम खुश होने लगती है कि अच्छा हुआ तुम वो नहीं हो, और जेनी की मॉम भी खुश होने लगती है कि अच्छा हुआ इसका बेटा मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर सीएन पूछता है कि मॉम आप यहाँ पे पार्टी कर रही हैं। तो फिर सीएन की मॉम उसे बताती है कि जेनी किसी को डेट कर रही है इसलिए जेनी की मॉम हमें अपने सन इन लॉ से मिलवाने यहाँ लेकर आई थी और उन्होंने बताई थी कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है तो हम सभी उससे मिलना चाहते थे। तो फिर सीएन कहता है कि अच्छा वो बहुत ही अच्छा है, हाँ ये बात तो सही है वो बहुत ही अच्छा, कि देखो कैसे अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं। फिर ये आंटीज उससे पूछने लगती है कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड से मिले हो। तो ये कहता है कि हाँ और मेरे पास तो उसकी फ़ोटोज़ भी है, और ये अपना फ़ोन निकालने लगता है कि मैं आप लोग को दिखाऊँ। जेनी सोचती है कि क्या करना चाहता है। फिर ये तो जल्दी से उसका फ़ोन ले लेती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम उस लड़के का फ़ोटो इतना क्यों छुपा रही हो। और फिर वो उससे फ़ोन ले लेती है तो देखती है कि उसमें एक फ़ोटो होती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की हक कर रहे होते हैं लेकिन दोनों का ही फेस नहीं दिख रहा होता है। तो जेनी की मॉम ये सीएन की मॉम को दिखाती है और कहती है कि देखो तुम्हारा बेटा कैसे किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसी फ़ोटो खिंचवाया हुआ है। तो फिर सीएन की मॉम कहने लगती है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये तो इतना ज़्यादा हैंडसम है और इसको देखकर तो लगता ही नहीं कि ये वो है, ये तो कोई और है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारे सन इन लॉ का फ़ोटो है। फिर दोनों ही मॉम इस बात पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और जेनी और सीएन इन लोग को रोकने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही मॉम्स इन दोनों को चिल्लाते हैं। तो फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं पर फिर जेनी सीएन से कहती है कि मुझे दोनों ही मॉम्स की फ़िक्र हो रही है, दोनों कैसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ उन्हें चेक करके आता हूँ। तो वो जेनी कहती है कि ठीक है और फिर सीएन चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी जैसी यहाँ से जा रही होती है तभी वो बंदा फिर से यहाँ पर आ जाता है और इसे परेशान करने लगता है कि अब उसने जो एक यहाँ पर काम करने आया था उसका उसे पेमेंट चाहिए। तो जेनी से मना करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर इसका एक्स बॉयफ्रेंड लू अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आया होता है और वो जेनी का मजाक उड़ाने लगती है कि ये तुम्हारी एक्स है ना, देखो इसका टेस्ट कितना बेकार है, इसने अपने लिए कैसा बंदा चुनी हुई है। तो जेनी भी उसे चिल्लाने लगती है और बताती है कि उसका हस्बैंड लू आज ही उसके पास आया था और वो कह रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और अब यहाँ पर उसके सामने कैसे एक्टिंग कर रहा है। तो फिर लू अपने वाइफ से कहने लगता है कि ये झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा हूँ और मैं तुम्हारे लिए रॉयल हूँ। तो फिर इसकी वाइफ बिलीव करती है और उल्टा जेनी को चिल्लाने लगती है और उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है पर फिर वो जेनी से डर के रुक जाती है और फिर उसके बदले में लू यहाँ जेनी के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। इतने में सीएन यहाँ पर आकर उसे फाइट करता है, उसे मारने लगता है। तो फिर ये चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मारने की।
तो सीन कहता है कि मेरे पास एक चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, और वो उसे लू की फोटोज दिखाता है कि वो और भी कितनी लड़कियों के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। तो फिर लू की वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे मारने लगती है और फिर वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो लू भी उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। फिर जेनी को यहाँ खुश देखकर सीएन कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर ये इसे थैंक यू कहने लगती है। तो सीएन कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, ज़ोर से बोलो। तो फिर ये वापस से बोलती है। तो ये कहता है कि अभी भी सुनाई नहीं दिया। फिर ये उसके कान पे जाके कहने लगती है। तो सीएन उसे किस कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी और सीएन की मॉम भी यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं, और तभी ये दोनों की नज़र जाती है लू पर। और फिर इसे देखकर जेनी की मॉम को गुस्सा आता है कि 5 सालों तक तो वो कभी नज़र नहीं आया, और अब सीएन की मॉम के सामने ही इसे दिखना था। और फिर जेनी की मॉम कोई काम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। और तभी इतने में सीएन और जेनी के बीच में यहाँ वही बंदा आ जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे पता लगा कि तुम मुझे पैसे देने से क्यों पलट रही थी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ही आ गया और इसने मेरा बिजनेस चुरा लिया। तो जेनी सीएन से कहती है कि मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और फिर लोग जाने लगते हैं। तो ये बंदा जेनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। फिर सीएन को गुस्सा आ जाती है और वो इस बंदे से फाइट करने लगता है और उसे चिल्लाता है कि ऐसे कैसे वो जेनी को हाथ लगा सकता है। तो जेनी ये देखकर याद करने लगती है कि कैसे हाई स्कूल टाइम में भी कोई अगर उसे कभी बुली करता था तो सीएन उसे कैसे प्रोटेक्ट करता था और उस बंदे को मारता था, इसलिए तो वो उसे कितना लाइक करती है। और फिर वो बंदा यहाँ से भाग जाता है और सीएन जेनी से कहता है कि अब मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प किया हूँ तो मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें थैंक यू गिफ्ट के नाते एक बड़ा सा बैनर दूंगी, क्योंकि तुम एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो और एक अच्छी बेटी हो और सब कुछ अच्छे हो। तो ये कहता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता हूँ। तो जेनी सुनकर शर्मा जाती है और जल्दी से यहाँ से भाग लेती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जेनी की मॉम को, जो कि अपना मुंह छुपा कर लोगों को मारने के लिए गई होती है, पर देखती है कि यहाँ पर पहले से ही उनकी फ्रेंड यानी कि सीएन की मॉम पहुंच चुकी है और वो लू को मार मार के सबक सिखा रही होती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। फिर लू यहाँ मौका देकर भागने लग जाता है, तो दोनों ही मॉम से इसे पकड़ती हैं और इसे खूब पीटती हैं। और फिर उसकी धुलाई करने के बाद जब ये दोनों बाहर आती हैं तो सीएन की मॉम जेनी की मॉम से कहने लगती है कि तुम मुझे गलत मत समझना। तो जेनी की मॉम कहती है कि मुझे पता है तुम ज़रूर मेरी बेटी को पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जेनी के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और वो तुम्हारे बेटे सीएन से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो सीएन की मॉम भी कहती है कि मेरे बेटे के पास भी पहले से गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारी बेटी से कई गुना ज़्यादा बेटर है। और फिर दोनों मॉम एक दूसरे को गुस्सा करके यहाँ से चली जाती हैं। फिर इसके बाद लू जेनी को उसके घर तक छोड़ने आया होता है, तभी उसे कहती है कि अब तुम जाओ। तो ये कहता है कि तुम भूल गई, मैंने तुम्हारी हेल्प किया तो अब मुझे रिवॉर्ड भी तो चाहिए। तो फिर ये याद करती है कि उसने इंटरेस्ट में उसे किस लिया था। फिर ये उसके पास आने लगता है तो जेनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी इसे कहता है कि मेरा मतलब था कि इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट की बात कर रहा था मैं, तो अब तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना काम के लिए। तो जेनी कहती है कि तुम्हें बस ये चाहिए था। तो ये कहता है कि फिर तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँगा। तो जेनी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सपने भी मत सोचना, और फिर वो जल्दी से अपने घर में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर इसके बाद जब सीएन अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी मॉम के हाथ में ग्लव्स देकर पूछता है कि मॉम आप क्या कर रही है। तो उसकी मॉम बताती है कि आज मैंने अपने हाथों का बहुत यूज़ कर रही हूँ ना, तो अपनी केयर कर रही हूँ। और फिर वो उसे वीडियो दिखाती है कि कैसे उन्होंने और जेनी की मॉम ने मिलकर लू की कितनी धुलाई करे। तो ये देखकर ही खुश होता है कि आप दोनों साथ में फाइटिंग करने गई थी। फिर ये सोचता है कि लगता है दोनों के बीच में वापस अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, तो चलो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मॉम को बता देता हूँ। फिर ये उन्हें कहने लग जाता है कि मॉम मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहता था। इतने में उसकी मॉम खुद ही कहने लगती है कि जेनी की मॉम मेरे बिना उस लू को थोड़ी ना मार पाती, मेरे बिना ही उनका इतना फ़ायदा हुआ है। और फिर वो कहती है कि वैसे तू क्या कह रहा था, तू मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलवाना चाहता है, आखिर उसे कब घर लेकर आएगा, मैं उसे जल्दी से मिलना चाहती हूँ। तो सीएन कहता है कि मॉम मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो हम लोग इस बारे में कभी और बात करते हैं। ऐसा बोलकर वो अपने रूम के लिए चला जाता है। तो इसकी मॉम कहती है कि जब भी मैं इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती हूँ ये बहाना ही करता है। फिर इसके बाद सीएन अपनी नई कंपनी गया होता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ का वेलकम कर रहे होते हैं, और तभी वो देखता है कि सारी चीज़ें सेट है। वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग मेरी वाइफ का ऑफिस दिखा दो और उसे भी वेलकम करो। और फिर ऐसा बोलकर सीएन अपने फ्रेंड के साथ अपने ऑफिस में आ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि ये सारे एम्प्लॉयज़ प्रेसिडेंट की वाइफ का वेलकम करने जाते हैं। तभी हम देखते हैं लू को, जो कि इसी कंपनी के बाहर पहुंच जाता है और वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द कोई इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा प्रोजेक्ट मुझे बेचना पड़ेगा। और फिर ये कंपनी में जाकर स्टाफ से बताता है कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। तो वो कहती है कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिए तो फिर अभी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। फिर ये अपना नाम लिख रहा होता है, तभी इतने में एम्प्लॉयज़ आकर कह रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ आने वाली है, तो कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और फिर लू को सीएन की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है तब इतने में जेनी अपनी स्कूटी से पहुंचती है।
तो लुई से देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जेनी से कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर आ सकते हो और मैं नहीं आ सकती। लू कहने लगता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा पीछे करते हुए आ गई हो। देखो अपने आप को ज़्यादा महान मत समझो। वो तो अगर तुम्हारी मॉम ने मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की बात ना की होती ना, तो मैं कभी तुम जैसी 4 आँख वाली लड़की को लाइक करता ही नहीं। तो जेनी कहती है कि यानी जो तुमने पैसे दिए थे मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए वो मेरी मॉम के दिए हुए थे। फिर जेनी याद करने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी ने बहुत ही मेहनत से प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और वो ये सारे पेपर्स लेकर एक इन्वेस्टर को मना रही होती है, पर वो यहाँ से चला जाता है और फिर इतने में यहाँ पर लू आता है और वो उसके पेपर देखकर कहता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, तो चलो मैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और लू जेनी से कहता है कि मैं यहाँ पर ज़रूरी काम से आया हूँ तो मुझे परेशान मत करो और हटो यहाँ से। तभी जेनी से कहती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत सारे पैसे कमाता है और वो JDC कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो ये सुनने के बाद लू को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ बाहर आ जाते हैं और इन लोगों से कहने लगते हैं कि आप लोग थोड़ा साइड हो जाएंगे, हमें कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ का वेलकम करना है। तभी इतने में जेनी कहती है कि आप लोग ध्यान से देखो, प्रेसिडेंट की वाइफ मैं ही हूँ। तो ये एम्प्लॉयज़ यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हमसे ऐसा मजाक मत करो। फिर लू भी कहने लगता है कि हाँ मैंने बोला था ना कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो और चलो साइड हो। तभी इतने में सीएन बाहर आ जाता है और वो जेनी को पकड़ के अपने पास करता है और इन लोगों को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर इसके बाद जेनी सीएन के साथ उसके ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है साइन करने के लिए। तो जेनी कहती है कि कहीं ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, फिर तो मैं इसे साइन नहीं करने वाली। तो फिर इस बात से सीएन अपसेट होता है कि क्या मेरे से शादी करना तुम्हारे लिए इतना हार्ड है। फिर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं, जेनी ने सीएन से शर्त लगाई होती है कि अगर मैं फर्स्ट आ जाऊँगी तो फिर तुम मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करोगे। फिर ऐसे ही होता है, वो फर्स्ट आ जाता है और फिर जेनी उसे प्रपोज करने वाली होती है, पर इतने में जेनी को यहाँ पर सीएन की मॉम आवाज़ देती है और वो जेनी को समझाने लगती है कि तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा वैसा मत सोचना, मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ, इसलिए अच्छा ये कि सीएन से दूर रहो और मैं सीएन को अब्रॉड भेजने वाली हूँ। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और जेनी सीएन की मॉम के बारे में ये सब याद करके सोचती है कि इसे शादी करके आखिर क्या ही फ़ायदा जब इसकी मॉम और मेरे बीच में कुछ बनेगी ही नहीं और इसकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तभी यहाँ पर सीएन नीचे बैठकर जेनी से कहने लगता है कि तुम मुझे चुन लो, मुझसे शादी करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करने वाला हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और साथ ही अगर मैं यंग में मर गया तो सोचो मेरी सारी बिलियंस की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। तो जेनी कहती है कि लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर लू मान जाता है कि ठीक है अच्छा तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बल्कि कंपनी के फंड्स के पेपर थे। तो जेनी ये देखकर खुश हो जाती है और फिर लू से कहने लगती है कि तुम 3 साल में कंपनी को पब्लिक करना चाहते हो। तो सीन कहता है कि हाँ, तब क्या तुम इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो जेनी कहती है कि नहीं, बल्कि मुझसे बेटर कोई अच्छा कर ही नहीं सकता है, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। फिर तभी इतने में जेनी का पेट दुखने लग जाता है, तो फिर इसकी तबीयत खराब होता हुआ देखकर सीएन जल्दी से उसे पेट दर्द की दवा देता है और फिर से समझाने लगता है कि उसे अपनी भी केयर करनी चाहिए। फिर ये सोचने लगती है कि ये तो इतने साल से अब्रॉड में था, तो इसे मेरी स्टमक प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला। फिर ये से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सीक्रेटली मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखी है। सच में तुम कितने ज़्यादा चालाक हो। 1 नाइट स्टैंड करने के बाद तुम्हें मुझ पर शक हो रहा था। फिर सीएन जेनी को खाने के लिए बाहर चलने के लिए बोल रहा होता है, तो ये मना करती है कि नहीं, अभी तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है ना और मैं इतना सह लूँगी। तो फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के बोल देता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटे डिले कर दो। और फिर सीएन यहाँ जेनी से कहता है कि अब हम बाहर खाने के लिए चल सकते हैं। तो जेनी मान जाती है और फिर ये दोनों जब यहाँ रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर जेनी देखती है कि उसकी मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई है। तो फिर जेनी अपना मुँह छिपाने लगती है और फिर जब वो सीएन को लेकर यहाँ से जा रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर सीएन की मॉम भी आ जाती है। तो जेनी फिर उनसे भी सीएन के साथ मिलकर छुप रही होती है। और फिर उसके बाद जेनी यहाँ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है और रिपोर्टर के सारे जवाब अच्छे से दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि इंटरव्यू के बाद जेनी के पास यहाँ पर वो रिपोर्टर उसका नंबर मांगने आया होता है, पर जल्दी से सीएन यहाँ पर आकर उसे मना कर देता है। फिर जेनी कहती है कि लगता है तुम तो जेलस हो गए हो। सीएन कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही जेलस हूँ। तो फिर ये उसे किस कर लेती है और उसे थैंक्स करने लगती है कि सब कुछ अच्छे से गया। और फिर सीएन जेनी का बाल टच करने लगता है और दोनों ही बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। फिर इतने में जेनी से रोक देती है और कहती है
कि काफ़ी लेट हो चुका है तो अब मुझे घर चलना चाहिए। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। फिर इसके बाद सीएन जेनी के घर आ जाता है और तभी उसकी पाइप ठीक करने में उसकी हेल्प करता है। फिर जेनी उसे थैंक यू कहने लगती है और फिर उससे पूछती है कि वैसे तुम मुझसे ही तंग आकर अब्रॉड चले गए थे, तो ये बताओ कि अब्रॉड से आने के बाद तुमने मुझसे शादी करने की बात क्यों करी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी को कुछ गलतफहमी हो गई होती है जब उसने सीएन को कॉल पर बातें करनी सुन ली थी कि वो उसकी वजह से अब्रॉड जा रहा है, और फिर वो बहुत ही अपसेट हो गई थी। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और सीएन जेनी से कहता है कि किसने कहा कि मैं तुमसे तंग आ गया था तो अब्रॉड गया था। तो जेनी कहती है कि फिर आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों करे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी ने जब लू को अपना बॉयफ्रेंड बना ली थी तो वो उसे सीएन से मिलवाने के लिए लेकर गई थी कि वो उसका इन्वेस्टर भी है और बॉयफ्रेंड भी। फिर वो अपसेट हो गया था और फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है। पर इस बारे में सीएन जेनी को नहीं बताता और कहता है कि रहने दो। तो वो जेनी भी गुस्सा हो जाती है कि मुझे भी इस बारे में अब नहीं जानना, और वो जानने लगती है। तो जल्दी से सीएन उसे रोकता है और कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से ही तुम्हें छोड़कर यहाँ से गया था, लेकिन इंसान चेंज होते हैं ना, तो अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ऐसा बोलकर फिर सीएन यहाँ जेनी को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम जेनी की मॉम को देखते हैं जिन्हें इस बारे में शक हो रहा होता है कि जब वो रेस्टोरेंट में गई थी तो उन्होंने एक कपल को साथ में देखी थी और उन्हें लग रहा था कि वो लड़की जैसे कोई और नहीं बल्कि जेनी है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि डोर पे कोई नॉक करता है तो जेनी और सीएन डिस्टर्ब हो जाते हैं और जेनी कहती है कि रुको, पहले मैं देख लेती हूँ कौन आया है। और फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो उसका नेबर होता है जो कि बहाना करने लगता है कि उसका कोई कपड़ा उसके बालकनी में गिर गया है तो ये अंदर आना चाहता है, और जेनी के मना करने पर भी वो अंदर आने के लिए जिद कर रहा होता है। तभी सीएन आकर उसे समझाता है कि आखिर ऐसे कैसे वो घुस सकता है। फिर उस बंदे को यहाँ से भगाने के बाद सीएन जेनी से कहने लगता है कि कहीं वो बंदा वापस तुम्हें परेशान ना करने आ जाए, इस वजह से आज रात में यहीं रहूँगा। फिर जेनी तो इसे मना भी नहीं कर पाती है और वो अपना शावर लेने चला जाता है। तभी इतने में जेनी के घर पे अचानक से उसकी मॉम भी आ जाती है और वो यहाँ चेक करने आई होती है कि उसने घर पे किस मैन को छुपाई हुई है। फिर जेनी की मॉम हर जगह ढूंढती है पर उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर मॉम के यहाँ से जाती ही सीएन को आवाज़ देते हुए जेनी उसे ढूंढने लगती है और फिर तभी वो यहाँ उसे बाथरूम में नजर आता है टॉवल पहने हुए, और फिर उसके बाद वो जेनी को टीज करके अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर पहुँचता है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर थे, देखो आखिर तुम मुझे उससे कब मिलवाओगे, मैंने उसके लिए इतने सारे गिफ्ट भी लेकर रखी हूँ और अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो सीन कहता है कि मॉम मैं कभी और आपको उससे मिलवाऊंगा, और फिर वो अपने रूम में चले जाता है। उसकी मॉम सोचती है कि इसको क्या लगता है कि ये मुझे नहीं मिलवाएगा तो मैं खुद नहीं मिल पाऊंगी। फिर वो इसके बाद चुपके से उसका पीछा करते हुए एक होटल पहुंच जाती है और तभी इतने में यहाँ पर इन्हें जेनी की मॉम भी मिल जाती है जो कि क्लीनर की गेटअप में आई हुई थी। असल में दोनों को ही शक हो गया होता है कि कहीं जेनी और सीएन एक साथ तो नहीं है। इस वजह से दोनों यहाँ पर कान लगाकर सुनने के लिए आए होते हैं और हम देखते हैं कि जेनी और सीएन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने आए हुए थे और फिर वो उससे बिजनेस डील करने के बाद उसे बाय करते थे। और फिर जेनी ड्रंक हो चुकी होती है इसलिए लू उसे लेकर होटल रूम में आ जाता है, और अब क्योंकि जेनी इतनी ड्रंक होती है तो लू उसे सवाल करने लगता है। तो जेनी उसे बता देती है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन उसकी मॉम ने कह दिया था कि वो उसे नहीं पसंद करेंगी, तो फिर वो अपसेट हो गई थी। और फिर वो बताती है कि उसके बाद मुझे लू मिल गया था और उसने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बात करी थी, तो मैंने तुम्हें भुलाने के लिए उसे डेट करने का सोची। तो सीएन तो खुश हो जाता है कि यानी फिर तुम मुझे भूल नहीं पाई ना, और फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सीएन की मॉम और जेनी की मॉम दोनों यहाँ पर उन लोग की आवाज़ सुनते हुए रूम को खोलते हुए यहाँ इन लोग को ऐसे देख लेते हैं, और दोनों मॉम को बहुत शौक लगता है कि आखिर ये दोनों कब साथ हो गए। फिर इसके बाद जेनी अपनी मॉम के साथ घर जाती है और उसकी मॉम उसे पनिशमेंट देकर पूछती है कि आखिर वो दोनों कितने टाइम से साथ में थे, और फिर जेनी अपनी मॉम को बनाने लग जाती है कि सीएन इतना अच्छा तो है। दूसरी तरफ सीएन की मॉम उसे चिल्ला रही होती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि वो कोई क्लासमेट है। तो सीएन कहता है कि जेनी भी तो मेरी क्लासमेट ही है, तो मैंने सच ही बोला था, और मैं बस आपको इसलिए नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसकी मॉम के साथ आपका झगड़ा चल रहा था। यहाँ पर इसकी मॉम उसे चिल्लाते हुए कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जेनी को तुम्हारी वाइफ नहीं बनने दूंगी। तो फिर ये भी कह देता है कि मॉम मैं सिर्फ उसे ही एक्सेप्ट करने वाला हूँ और किसी और को नहीं, और अगर आप नहीं मानेंगी तो भी मैं उसे ही शादी करूँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर जेनी की मॉम सोचती है कि अब मुझे इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर रात में हम देखते हैं कि जेनी और सीएन फ़ोन पर वीडियो कॉल पे बात करते हैं और जेनी खुश होकर बता रही होती है कि उसकी मॉम तो अब इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रही है और मान भी रही है। तो फिर सीएन सोचता है कि मुझे अभी से अपनी मॉम के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर ये कहता है कि मेरी मॉम भी मान रही है और वो तो तुमसे मिलना भी चाहती है। ये सुनकर जेनी खुश होती है
और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सीएन की मॉम जेनी को बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे सीएन से दूर होने के लिए बोलती है। यहाँ पर जेनी मना कर देती है कि अब मैं वापस से सीएन से अलग नहीं होंगी और अब आपको इन सब में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए और हम बच्चों को अपने हिसाब से डिसाइड करने देना चाहिए। तो फिर सीएन की मॉम जेनी को बताती है कि तुम दोनों असल में साथ नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम दोनों ब्रदर और सिस्टर हो। जेनी ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि आप कुछ भी कह रही हैं। तो फिर इसकी मॉम सब बताने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में इन दोनों फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलता है और एक ही बंदा दोनों से ही बात कर रहा होता है और इन दोनों के साथ ही चीट कर रहा होता है। और फिर एक दिन जेनी की मॉम सीएन की मॉम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और इन्हें शौक लग जाता है कि ये तो इनका बॉयफ्रेंड था। और यहाँ पर फिर सीएन की मॉम जेनी को बता रही होती है कि कैसे उन्होंने फिर एक दिन उन दोनों को साथ में होटल रूम से बाहर आते हुए देखी। तो फिर इन्हें पता लग गया कि जेनी किसी और का नहीं बल्कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड का ही बच्चा था जिनसे फिर वो अलग हो गई। सीएन की मॉम जेनी से कहती है कि लेकिन तुम इस बारे में सीएन को मत बताना क्योंकि अब तो उसके पास दूसरा डैडी है और अब उसकी लाइफ पहले से खुश है तो इसलिए उसको परेशान मत करो। फिर जेनी तो यहाँ से रोते हुए चली जाती है और फिर इसके बाद जेनी बहुत ज़्यादा रोती है और फिर वो सीएन से ब्रेकअप भी कर लेती है और कहती है कि अब उसका इंटरेस्ट उसमें खत्म। हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशन है कि नहीं इसका पता करने के लिए हम लोग डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, फिर सब सच पता लग जाएगा। अगर हम लोग सच में हुए तो फिर हम लोग अलग हो जाएंगे और दोबारा कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी की मॉम और सीएन की मॉम बाहर मिलने जाते हैं और तभी यहाँ पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है। जब सीएन की मॉम जेनी की मॉम के ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा रही होती है और बता रही होती है कि सीएन और जेनी ब्रदर और सिस्टर है इसलिए वो लोग साथ नहीं हो सकते। तो जेनी की मॉम कहती है कि तुम कुछ भी सोच रही हो और वो उसे सब क्लियर कर दिए कि वो दोनों कोई सिबलिंग्स नहीं है और उन्हें सब गलतफहमी हुई है कि जो सीएन का डैड था वो असल में जेनी का डैड नहीं है क्योंकि जेनी तो उनकी टेस्ट ट्यूब वाली बेबी है। और जब उन्हें पता लगा था कि वो बंदा दोनों के साथ ही खेल रहा है, दोनों के साथ चीट कर रहा है, तो वो कब का उसे छोड़ चुकी थी। पर सीएन की मॉम ये जानती नहीं थी और सीक्रेटली उन्हें डेट कर रही थी, तो इसमें उनकी गलती है। फिर ये सब जानने के बाद सीएन की मॉम को शौक लगता है और फिर वो जेनी की मॉम से कहती है कि मुझसे गलती हो गई और मैंने इस वजह से बच्चों को भी अलग करने की कोशिश की और उन्हें परेशान कर दी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम ने फिर सीएन की मॉम ने जो उसके लिए ब्लाइंडेड ढूंढी हुई थी वो यहाँ पार्टी में जेनी को बातें सुना रही होती है। पर तभी इतने में दोनों मॉम्स यहाँ पर पहुँच जाती है और जेनी और सीएन को साथ कराने में हेल्प करती हैं और वो सारी चीज़ें क्लियर कर देती है। फिर इसके बाद यहाँ दोनों फैमिली साथ में बहुत ही खुश होते हैं और फिर दोनों मॉम्स मिलकर इन दोनों के वेडिंग हाउस खरीदने जाती हैं। पर फिर जेनी और सीएन दोनों को ही गिफ्ट करने के लिए दोनों की मॉम आपस में झगड़ा करने लगती है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट देंगी। फिर इसी के साथ ही कुछ साल बीत जाता है और जेनी यहाँ अपने कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है और उसने जो अपने नए रोबोट्स बनाई होती है उसको लॉन्च कर रही होती है और रिपोर्टर्स यहाँ उसकी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए आए होते हैं। और फिर सीएन भी यहाँ पर पहुँच जाता है जेनी के लिए फ्लावर्स लेकर और फिर वो उसे रिंग दिखाते हुए प्रपोज कर देता है और उसे शादी के बारे में पूछता है। फिर सभी लोग भी इन लोग को चीयर करते हैं और जेनी को हाँ बोलने के लिए बोलते हैं। फिर ये देखकर सीएन की मॉम और जेनी की मॉम दोनों ही खुश होने लगते हैं कि फाइनली दोनों साथ हो गए। पर फिर दोनों मॉम्स बीच में फिर आर्ग्यूमेंट करने लगती है तो जेनी और सीएन इन्हें भी स्टेज पर लेकर आते हैं और फिर दोनों मॉम एक फ्लावर बुके के लिए भी आपस में झगड़ा करने लग जाती हैं और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।